हेलो सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ मेहमान है जितेंद्र कमाउत, जिनकी इस बार 412 रैंक है और हिंदी माध्यम में मेंस में इनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, कह सकते हैं टॉपर रहे हैं हिंदी माध्यम में। 815 मार्क्स आपके हैं। 812 मार्क्स हैं। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हिंदी साहित्य की रणनीति, जिसमें आपके 270 मार्क्स आए इस बार। 269 मार्क्स आए। तो हिंदी साहित्य की कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे आंसर राइटिंग करनी है, सारी जो आपके क्वेश्चन आते हैं उनका हम इसमें जितेंद्र से जवाब जानेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हिंदी साहित्य में क्या रणनीति होनी चाहिए। बच्चों के जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बुक्स एंड रिसोर्सेज के आते हैं, कोचिंग को लेकर आते हैं और आंसर राइटिंग को लेकर। तो रिसोर्सेज की यदि हम बात करें तो मार्केट में एक ही संस्थान या फिर एक ही टीचर हम बोल सकते हैं जो हिंदी साहित्य पढ़ा है, वो है विकास दिव्य कीर्ति जी। मैंने विकास दिव्य कीर्ति सर के ही नोट्स पढ़े हैं और 100% उन्हीं पे रिलाई किया है। जो बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है नोट्स को लेके कि हम इनके अलावा क्या पढ़ें, तो मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। सर की जो पुराने नोट्स है उसमें 13 बुकलेट्स है, नए वाले में 4 बुकलेट्स है। आपको वही पढ़नी है और बार बार उनको रिवीजन करना है, थोरोली पढ़नी है। ऐसे नहीं कि हमने एक टॉपिक पढ़ा और उसमें ये लगा कि ये काम का नहीं है, उसको छोड़ दें। यदि आप थोरोली पढ़ोगे तो आपका क्या कलेक्टिव नॉलेज है वो बन जाएगा और फिर मेन एग्जाम में आप में लिखने में सक्षम होंगे। इसके अलावा है कि और रिसोर्सेज में हम क्या ले सकते हैं, तो रिसोर्सेज में हम PYQ देख सकते हैं। PYQ ये है कि हमने उनकी थीम देखी कि कौन सी थीम से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि 3-4 साल बाद में क्वेश्चन है उनकी थीम रिपीट हो रही है। जैसे कबीर है तो कबीर का दर्शन है, कबीर की गुरु भक्ति है या गुरु महिमा का वर्णन है, उनकी संध्या भाषा है, तो इन सब पे क्वेश्चन है वो रिपीटेड है। तो आपको PYQ है वो देखने हैं और वहाँ से ये समझना है कि इसमें से थीम कैसे आ रही है। और बुक्स के लिए है तो आप अकेले विकास दिव्य कीर्ति सर के जो नोट्स हैं, जो प्रिंटेड नोट्स हैं, उसके अलावा हैंड रिटन क्लास नोट्स हैं, उन पे आप 100% रिलाई कर सकते हो। मैंने इसके अलावा कोई नोट्स नहीं पढ़े हैं और इवन मैंने तो जो टेक्स्ट बुक्स है जैसे गोदान है या फिर दिव्या है, ये मैंने तो ये भी नहीं पढ़ी है। जो सर की शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं या सर ने जो दे रखा है व्याख्या के लिए, मैंने केवल वहीं से पढ़ा है। तो इसमें आपकी रणनीति क्या रहती थी कि इनको बार बार आपको रिवीजन करना है उन प्रिंटेड नोट्स को देख के? एक तो बच्चे काफ़ी कन्फ्यूजन रहते हैं कि एक तो 13 DLP नोट्स आते हैं और 5 पेन ड्राइव नोट्स आते हैं, लेकिन ये दोनों सेम ही है ना? बिल्कुल सर, ये दोनों चीज़ सेम है। हाँ। सर ने क्या है कि इनको क्लब करने के लिए 4 नोट्स बना दी। हाँ। बाकी जो पहले थे तो मेरे को लगता है 13 जो बुकलेट्स है वो भी सही है क्योंकि मैंने वही पढ़ी है। अच्छा। और मैंने उसी में सब कुछ मार्क कर रखा था। जो नए वाले हैं उसमें थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा हो गया है और एक पेज में है तो उन्होंने बीच में से बाइफरकेट करके और 2 पेज बना दिए हैं। तो वैसा कुछ सीन है तो पढ़ने में थोड़ा हेक्टिक रहता है। पुराने वाले नोट्स से थोड़े पढ़ने में आसान भी लगते हैं, बड़े बड़े फ़ॉन्ट्स हैं, तो है दोनों में सेम कंटेंट, बस वो एक नज़रिया है थोड़ा सा अलग है। अब कोई एस्पिरेंट जो उनकी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहा है या उनकी वीडियो नहीं देख पा रहा, तो क्या वो सेल्फ स्टडी से कवर कर सकता है? बिल्कुल सर, 100% कर सकते हैं। सर के जो नोट्स हैं, प्रिंटेड नोट्स हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने डिज़ाइन किए हैं। इसके अलावा सर ने जो क्लास नोट्स लिखवाए हैं उनमें हर एक चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। जैसे हम बात करें गोदान की, तो गोदान के बारे में सर सबसे पहले बताते हैं कि गोदान में कौन कौन से कैरेक्टर है, कौन कौन से कैरेक्टर की क्या क्या भूमिका है, कौन से मेजर कैरेक्टर है, कौन से माइनर कैरेक्टर है और इसकी स्टोरी क्या है, वो उन्होंने नोट्स में लिखवा रखे हैं। अब मैंने क्लासेस ली नहीं है, मैंने केवल नोट्स पढ़े हैं, तो मैंने पहले क्लास नोट्स पढ़े हैं, उसके बाद में सर के जो प्रिंटेड नोट्स हैं वो वाले पढ़े हैं। उन दोनों के क्लब करके मैंने साथ में पढ़ा है और मेरे को पता चला कि गोदान है वो उसमें पूरी जो स्टोरी है वो क्या है और उससे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। पढ़ने के बाद में उसके PYQ देख लिए तो ये पता चल गया कि यहाँ से कौन सी थीम से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसमें मेरे को लगता है वीडियोज़ यदि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। यदि आप वीडियोज अफोर्ड कर सकते हो तो आप बिल्कुल वीडियो आप लीजिए, क्लासेस लीजिए और आप उसको आराम से पढ़िए, आपका आसानी से पूरा सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। बिल्कुल। अब इसमें आंसर राइटिंग को लेकर एक भूमिका आती है कि आप बता रहे हैं कि PYQ देखें और थीम वाइज वो आंसर राइटिंग कर सकता है। तो आंसर राइटिंग जैसे कई बच्चे बोलते हैं पॉइंट फॉर्म में लिखें या हिंदी साहित्य में पैराग्राफ से चलेगी, आपका क्या तरीका था? सर
हम यदि हिंदी साहित्य की बात करें तो उसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक भाषाखंड वाले क्वेश्चन है, उनमें आपको साइंटिफिक लैंग्वेज लिखनी है, पॉइंट फॉर्म में लिखनी है। उसके बाद में एक साहित्यिक लैंग्वेज वाले हैं जो गद्य और पद्य के हैं, तो उसमें आपको साहित्यिक लैंग्वेज लिखनी है, तो वो पैराग्राफ फॉर्म में लिखनी है। बट कई बार हम देखते हैं कि भाषाखंड वाले में भी हमें साहित्यिक लैंग्वेज लिखनी होती है, और कई बार हम देखते हैं कि जो व्याख्याखंड है या फिर जो हमारा साहित्यिक पार्ट है उसमें हमें पॉइंट फॉर्म में लिखना होता है। तो ये क्वेश्चन की डिमांड पे मतलब निर्भर करता है कि आपको क्या करना है। बट मेनली जो है भाषाखंड या जो फर्स्ट पेपर है ऑप्शनल का, उसमें आपको पॉइंट फॉर्म में लिखना है। सेकंड पेपर है उसमें आप मोस्टली पैराग्राफ में ही लिख पाएंगे। दोस्तों, जैसे अभी हम हिंदी साहित्य की आंसर राइटिंग पे बात कर रहे हैं, तो आपकी डिमांड पर हमने एक हिंदी साहित्य आंसर राइटिंग का कोर्स लॉन्च किया है अपने ऐप पे। ऐप है हमारा स्टडी विद डीजे, आप लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। इसमें एक यूपीएससी के जो इंटरव्यू तक पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने 2 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, हिंदी साहित्य में जिनके 270+ मार्क्स हैं, वो मेंटर रहेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आंसर राइटिंग कराने वाले हैं। क्योंकि अभी हमारा एक जीएस का 6 महीने का आंसर राइटिंग चल रहा है, तो बच्चों की डिमांड थी कि हम ऐसा ही ऑप्शनल सब्जेक्ट में अप्लाई करें, बच्चों को आंसर राइटिंग कराएं अगले 90 दिन तक। तो एक शानदार प्लान है, आप हमारा ऐप जरूर देखना। धन्यवाद। कई बार एक और डाउट रहता है बच्चों का कि सभी बच्चे सेम नोट्स पढ़ रहे हैं, जैसे दृष्टि के नोट्स पढ़ रहे हैं, सेम एग्जाम्पल है, तो जो एग्जामिनर को भी चेक कर रहा है तो उसको भी तो ऐसा फील होता होगा कि ये सारे कोचिंग मटेरियल है, तो उसको बदलने के लिए आपने कुछ किया या वही आपने यूज़ किया? सर मैं कह रहा हूँ, मैंने रिसोर्सेज के नाम पे केवल दृष्टि या विकास सर के जो नोट्स है वही पढ़े हैं। बिल्कुल, मैं अभी भी उन्हीं पे रिलाई करूँगा यदि मुझे कभी ज़रूरत पड़ी तो। बस ये है कि उनको लिखने का तरीका क्या है। अब जैसे क्वेश्चन आया कि गोदान की जो पीढ़ी संघर्ष उसके बारे में बताइए, तो अब है कि मैं पहले ये बताऊंगा कि गोदान क्या है। तो मैं ये बताऊंगा कि गोदान है वो 1936 में प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया कालजयी उपन्यास है, जिसमें प्रेमचंद जी ने किसानों और मतलब जो अदर वर्ग है उसके बारे में सब कुछ बताया है। अब मैं इसमें ये बताऊंगा कि पीढ़ी संघर्ष कहाँ से दिखता है, और उसमें जब मैं अंत करूँगा, क्वेश्चन को कंक्लूड करूँगा, तब मैं सारी चीज़ों का एक सार है वो निकाल के रखूँगा। अब क्या है, आपने नोट्स पढ़े, नोट्स पढ़ के उनको वैसे के वैसे छापने के चक्कर में आप जो एक लैंग्वेज है वो आपकी मैकेनिकल लैंग्वेज हो जाती है, आपकी मौलिकता उसमें नहीं दिखती है। और बहुत सारी जो दिक्कत आ रही है वो इसी वजह से आ रही है कि आपकी जो साहित्यिक लैंग्वेज है वो नहीं है, मैकेनिकल लैंग्वेज है। तो इससे बचने के लिए आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिखिए, अच्छे से लिखिए। अब यदि मेरे पास सेम एग्जांपल है, अब कबीर के 10 दोहे हैं तो मैं वही लिख सकता हूँ, और उसमें से मैं अदर तो कहाँ से लिखूँगा, सब ने वही लिखने हैं। बस वो है कि उसको आपको सही से यूज़ में लेना आना चाहिए, और उसमें आप कौन सी भाषा यूज़ में ले रहे हैं, इस चीज़ का ज़्यादा फ़र्क है। बिल्कुल। अब कोई बिगनर है मान लो, और उसने डिसाइड किया कि मुझे हिंदी साहित्य पढ़ना है, तो कितने समय में वो आसानी से कवर कर सकता है? या कईयों को ये भ्रांति रहती है ना कि हिंदी साहित्य तो बहुत साहित्यिक लैंग्वेज होगी, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? सर जो बिगनर है मैं उनको कहना चाहूँगा कि यदि आप क्लासेज अफोर्ड कर सकते हो आप वो लीजिए। यदि आपको क्लासेज किसी फ्रेंड या कहीं से मिल रही है तो आप वो देख लीजिए। तो उसमें अच्छी चीज़ ये होगी कि सर का जो पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, और सर हर एक चीज़ को है बहुत ही मतलब आसानी से समझाते हैं कि धनिया है वो होरी को ये कह रही है, और जो मारिस है वो दिव्या को ये कह रहा है। तो बच्चों को क्या है कि पढ़ने में मज़ा भी आता है। अब यदि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आपको जो नोट्स है वो अच्छे से पढ़ने हैं। दूसरी चीज़ है कि कितने टाइम में हो जाना चाहिए। यदि आप क्लासेस देख रहे हो, पर मैंने तो क्लासेस नहीं देखी है, बट मैंने सुना है दोस्तों से कि जो सर है वो बहुत धीरे पढ़ाते हैं, तो आप उसको 1.5 पे क्लास को लगा के आप देख सकते हो। तो लगभग 3 महीने से ज़्यादा का सिलेबस है वो हिंदी साहित्य का है नहीं। 3 महीने में आप आसानी से कवर कर सकते हो, चाहे आप नोट्स से पढ़ो चाहे आप क्लासेस देख के करो। और जब आप एक बार पढ़ लो तो उसके बाद में 1 महीना देखें और इसको पूरे को रिवीजन कर लो, तो क्या है 4 महीने में आपका पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा हिंदी साहित्य का, और आपको आसानी से चीज़ें याद भी हो जाएगी उसमें। बिल्कुल। अब क्या आपने जो प्रिंटेड नोट्स है उन्हीं में हाईलाइट किया या शॉर्ट नोट्स बनाए? सर 2 पेपर है, एक भाषाखंड और साहित्य इतिहास वाला है, दूसरा गद्य पद्य वाला जिसमें व्याख्याखंड और क्वेश्चन आंसर है। तो जो भाषाखंड वाला है वो बहुत ही साइंटिफिक है, तो मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। बट जो अदर है मैंने उनके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, मैंने जो प्रिंटेड नोट्स है और जो क्लास नोट्स है उन्हीं में उनको मार्क किया है। साथ में ये लिख लिया कि जो प्रिंटेड नोट्स है उनको क्लास नोट्स के इस पेज के साथ में मुझे पढ़ना है, तो पढ़ने में वो आसानी रही। और जब भी मैं पढ़ता था तो दोनों नोट्स को सामने रखता था और फिर दोनों को मैं कंबाइन करके पढ़ता था। तो शॉर्ट नोट्स है वो केवल आप भाषाखंड वाले सेक्शन के बना सकते हो, कुछ आप साहित्य इतिहास वाले खंड के भी बना सकते हो, पर मेरे को लगता है जो सेकंड पेपर है व्याख्याखंड वाला उसमें आपको शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें मेनली रो नोट्स से ही पढ़ सकते हो।
अब क्वेश्चन चूज करने की बात आती है तो कई बच्चे कहते हैं कि हमें जैसे 150 जो मार्क्स है वो पार्ट है जैसे भाषाखंड वाला उसमें से चूज करनी चाहिए, कई बच्चों की अलग राय रहती है, तो आपका तरीका क्या था? सर मेरा जो तरीका है, मैंने पेपर को है दूसरी निगाहों से देखा। क्या है ना कि हम यदि पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर के फर्स्ट पार्ट में आएगा भाषाखंड, वो है 150 मार्क्स का। सेकंड पेपर में आपको 100 मार्क्स का चूज करना है, उसमें से 50 मार्क्स है वो आपके कंपलसरी है, वो आपको चूज करना ही है। अब एक क्वेश्चन आपको और चूज करना है। यदि हम ऐसे ही व्याख्या खंड वाले में देखें तो 100 नंबर की आपकी व्याख्या आएगी, उसके अलावा आपको 150 नंबर का अलग से चूज करना है। तो मेरा ये रहता था कि मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम मुझे आउटपुट कैसे मिले। तो मैंने ये किया कि मैं भाषाखंड है उसको अच्छे से पढ़ लेता हूँ, और साहित्य इतिहास वाला है तो उसको पेपर 2 के साथ हम क्लब करके पढ़ते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं पेपर 2 और जो साहित्य खंड वाला है, साहित्य इतिहास खंड वाला, उसकी क्लब हो जाती तो हमें याद रह जाता है। तो मेरा ये था कि मैं 150 नंबर का पेपर हमेशा भाषाखंड से करूँगा, 100 नंबर में 50 नंबर का जो है कंपलसरी साहित्य इतिहास से आ गया, और मुझे एक क्वेश्चन और करना है। अब उसमें भी क्या है कि वो कहेंगे कि सबसे प्रेमचंद की 300 कहानियों में से अच्छी कहानी बताइए, तो वो पेपर 2 से भी कवर हो जाएगा। तो मेरा मेन फोकस रहता था फर्स्ट पेपर में भाषाखंड 150 नंबर, और 100 नंबर का जो है सेकंड पार्ट है उसका साहित्य इतिहास वाला। ऐसे ही गद्य और पद्य में ये था कि मेरे को जो पद्य खंड है वो ज़्यादा पसंद था, क्योंकि वो सुनाना है लोगों को और मतलब खुद को पढ़ने में भी मज़ा आता था। तो मैं सोचता था कि व्याख्या है हमारी 100 नंबर की हो जाएगी, और 2 क्वेश्चन हैं मैं पद्य खंड से कर लूँगा और 1 क्वेश्चन है मैं गद्य खंड से कर लूँगा। बट ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी को कहानियाँ अच्छी लगती है, किसी को कविताएँ। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से मतलब पेपर को कर रहे हैं। बट जो मेरा तरीका था वो ये वाला था। इसमें एक बड़ा चैलेंज बच्चों के सामने आ रहा है कि इतना याद कैसे रखें, दोहे, एग्जाम्पल, कहानियाँ, कैसे आपका तरीका था? कोई शॉर्ट नोट्स बनाते थे या डेली वाइज कुछ रिवीजन करते थे? सर मैंने हिंदी साहित्य जब मैं पढ़ रहा था तो जैसे मैंने कबीर को पढ़ा है और उसके मैंने दोहे याद किए हैं। फिर जैसे दोस्तों से चाय पे मिले हैं तो फिर मैं उनको सुनाता था कि कबीर ने ऐसा कहा है कि सतगुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का भीज गयो सब अंग। थोड़ा सा राजस्थानी टच भी उसमें, तो कहने में भी मज़ा आता था, और वो कहते थे कि रटके आ गया। तो फिर वो चीज़ें क्या है थोड़े दिनों में आपकी हैबिचुअल हो जाएगी, आप उनको अलग अलग जगह यूज में लोगे तो चीज़ें आपको याद होने लग जाएगी। इसी तरह जैसे महाभोज में मैंने पहली बार पढ़ा तो उसकी मुझे एक लाइन बहुत अच्छी लगी कि दुर्निवार सम्मोहन भरी उस खतरनाक लपकती अग्नि लीक के लिए। तो मैं ये जाके है अपने दोस्तों को सुनाता था, या फिर जैसे मेरी छोटी भांजी थी तो 1 साल की थी तो मैं उसको खिलाता था तो उसको सुनाता था। अब उसको तो समझ में नहीं आ रहा पर मेरा काम हो रहा है। तो मतलब मैंने ये इन चीज़ों को प्रैक्टिकल करके देखा और वो चीज़ें वैसे ही याद रही। याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। भाषाखंड वाली जो चीज़ है उसको याद करने का है कि आप शॉर्ट नोट्स उसके बनाइए, आप कंपैरिजन कीजिए कि अवधि में क्या है, ब्रिज में क्या है, और खड़ी बोली में क्या है, या फिर जो दक्कनी भाषा है उसमें क्या है, किसी का योगदान रहा है तो किस क्षेत्र में रहा है, कैसे रहा है, तो उसको कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। और साहित्य इतिहास वाला खंड है वो तो आसानी से याद हो जाता है, उसमें तो एक पूरी टाइमलाइन दी हुई है, तो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आपको याद करना, चीज़ें बहुत आसान है। बस वो है कि आपके पढ़ने का तरीका क्या है। आंसर राइटिंग कब करनी चाहिए? साथ साथ जैसे हमने कहानियाँ पढ़ी, नाटक पढ़े या उपन्यास पढ़े, साथ साथ आंसर राइटिंग करें या एक बार सिलेबस हो जाने दें? सर इसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। मेरा ये मानना है कि जब तक आप पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाओगे तब तक आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाओगे। कई बार क्या है हमें खुसरो के साथ में रसखान को जोड़ना पड़ता है, कई बार हमें विद्यापति के साथ केशव को जोड़ना पड़ता है, या फिर हम कबीर और तुलसी की कंपैरिजन करते हैं। तो क्या है कि कई क्वेश्चन बहुत ही वियर्ड आते हैं और हमें उनको हैंडल करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो पहली बार में मैं केवल पढ़ता था, पढ़ के अच्छे से पढ़ता था, उसको याद रखने की कोशिश करता था। मैंने प्री से पहले कभी हिंदी साहित्य की मेंस आंसर राइटिंग नहीं की। मैंने केवल PYQ देखे, थीम देखी कि यहाँ से ये क्वेश्चन आ रहा है, अपने नोट्स में लिख भी लिया कि यहाँ से 2023 में ये वाला क्वेश्चन आया है, इस प्रकार का क्वेश्चन आया है। फिर जैसे 2022 वाला मैंने पहली बार मेंस लिखा था, तो मैंने प्री और मेंस के बीच में जो आंसर राइटिंग होती है उसमें ही मैंने जो दृष्टि के नोट्स पढ़े थे और उन्हीं से जो दृष्टि के पेपर है वो वाले लिखे थे। और 2024 वाले में फिर मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं ये कर पाऊँगा, और हुआ भी वही कि मैंने एक भी पेपर हिंदी साहित्य का नहीं लिखा, पर फाइनली 269 मार्क्स है वो मेंस में मेरे को मिले। बहुत अच्छे मार्क्स मिले आपको। तो इसमें बच्चा चाहिए ना कि टेस्ट सीरीज ना भी करे तो लेकिन PYQ 5-7 साल के वो लिख ले ना। PYQ क्या है, थीम है वो रिपीटेड है। UPSC ने 2024 वाले पेपर में कुछ
चेंज किया है और उम्मीद की जाती है कि 2025 में भी वैसा कुछ करेंगे। पर वो क्वेश्चन है वो डूएबल है, ऐसा नहीं कि वो है नहीं। जैसे हम बात करें कि आप मुस्लिम कवियत्री हैं, वो कैसे कृष्ण भक्ति करती है या रासलीला है, तो कृष्ण भक्ति के बारे में यदि कोई भी लिखेगा या कृष्ण की महिमा का कोई भी बखान करेगा तो क्या करेगा, वात्सल्य, उनका प्रेम, उनकी भगवत गीता, ये सब कॉमन चीज़ें हैं। अब चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, तो ये हमें वहाँ पे कॉमन सेंस से लिखने होते हैं। यदि आपको नाम याद आ रहे हैं तो ठीक है, नाम याद नहीं आ रहे हैं तो आप वैसे भी लिख सकते हो कि मुस्लिम कवियत्री है जो उन्होंने ऐसे ऐसे कहा है। तो नाम नहीं लिखे उसका थोड़ा इम्पेक्ट हो सकता है कि आपको 1 या आधा नंबर कम मिले, पर ये नहीं है कि आपको उसमें 0 मिलेगा। ऐसे ही गंगा भक्ति है, तो गंगा भक्ति में आप क्या लिखोगे, गंगा के बारे में लिखोगे कि वो गंगोत्री से निकलती है, जीवनदायिनी है, पाप धोती है, ये सारी कॉमन चीज़ें हमें पता है। बट वो एक स्पेसिफिक नाम जोड़ दिया विद्यापति के साथ। यदि विद्यापति लिखें या आप या मैं लिखूं तब भी गंगा के बारे में ये लिखेंगे। तो हमें ये वाले जो क्वेश्चन है वो वहाँ पे कॉमन सेंस से करने होते हैं। ऐसे रासलीला का एक क्वेश्चन था। अब रासलीला का क्वेश्चन है वो दरअसल कल्चर का क्वेश्चन है, हम इसको नितिन सिंघानिया में पढ़ते हैं। अब उसको क्या है कि आपको वो वाली चीज़ वहाँ लिखनी है। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि कलेक्टिव नॉलेज है, आपको रो नोट्स पढ़ने हैं, वो इसलिए पढ़ने हैं कि आप चीज़ों को क्लब कर पाओ, आप उनको कलेक्टिव नॉलेज है उसको आप प्रदर्शित कर पाओ। अब आला उदल है, मैंने कभी नहीं पढ़ा बट मैंने आला उदल सुना है, हमारे इस क्षेत्र में आला गाया जाते हैं, तो हमें वहाँ पे भी पता था कि हाँ हमें ऐसे लिखना है। तो वही वाली चीज़ है। तो एक कलेक्टिव नॉलेज आपके पास जब आप 4-5 बार नोट्स पढ़ोगे, जब आप चीज़ों को क्लब करना सीखोगे तो आपके पास आ जाएगी। और इसी का है सारा खेल है। तो यूपीएससी में मतलब हिंदी साहित्य में नंबर आ सकते हैं, अच्छे नंबर आ सकते हैं, चीज़ों को क्लब करना आपको आना चाहिए। बिल्कुल। तो जितेंद्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सारे क्वेश्चन मुझे लगता है कवर कर लिए। बाकी आपको लगे कुछ और इम्पोर्टेंट बात हिंदी साहित्य की तो आप बता सकते हैं। हिंदी साहित्य को लेके और मतलब मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों की डाउट रहता है कि सर हम जो टेक्स्ट बुक्स है वो पढ़े नहीं पढ़े, गोदान पढ़े नहीं पढ़े। यदि आपके पास टाइम है और आपकी पढ़ने की इच्छा है तो आप पढ़िए। यदि आपके पास टाइम नहीं है और आपको लग रहा है कि मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, तो आप क्या कीजिए कि सर के ही नोट्स हैं, उसमें व्याख्या खंड के लिए अलग से सर ने इम्पोर्टेंट जो व्याख्याएं हैं वो अलग से निकाल रखी है। आप उनको पढ़िए और उनको समझने की कोशिश कीजिए। सर ने जैसे क्लासरूम में बता रखा है कि गोदान के ये वाले पात्र है, दिव्या के ये पात्र है, स्कंदगुप्त के ये पात्र है, उन पात्रों को आप रिलेट करना स्टार्ट कीजिए जो आपको शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं उनसे, और वहाँ से आपकी व्याख्या भी सही होने लग जाएगी। 8-9 व्याख्या आपकी वो जो नोट्स है वो पढ़ के सही हो जाएगी, और 8-9 व्याख्या यदि सही हो रही है तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इधर उधर भटकना नहीं है नोट्स को लेके। और मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्रॉनिकल की कोई बुक आती है वो पढ़ लो, या फिर इस कोचिंग में आप टेस्ट लिख लो। तो मैं कहूँगा कि आप सोलली रिलाई कर सकते हो विकास सर के नोट्स पे, उनके जो कंटेंट है उस पर, और वो जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं उस पर। तो इतना ही कहना चाहूँगा सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना शानदार मतलब हमने और भी कई बार डिस्कशन किया, लेकिन आज आपने जो हिंदी साहित्य की सारी बारीकियाँ बताई है ये निश्चित रूप से जो न्यू एस्पिरेंट उनके काम आएगी। और बाकी आप कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। जितेंद्र से आज आप मिल चुके हैं तो अब कमेंट वो परेशान करने वाले मत करना, कब मिलाओगे। बहुत सारे बच्चे आपका आज वेट कर रहे थे, और मैं भी ये मानता हूँ कि ऐसे मार्गदर्शक बच्चों को मिलता है तो उनकी सफलता आसान हो जाती है। नहीं, हम सर पहले आ जाते हैं, पर वो अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है। कोई मेरे बात को भी नहीं है। बच्चे बहुत सारे बोल रहे हैं कि सर आप रिप्लाई नहीं देते। हाँ। उनसे भी बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा भी शेड्यूल बिजी चल रहा है, एक बार टाइम मिलेगा तो मैं खुद ही आपको रिप्लाई दे दूंगा अपने स्तर पे। बिल्कुल, आपका हमेशा प्रॉमिस था कि मैं आऊँगा। मैंने बच्चों को ये बोला कि प्रॉमिस किया है, मैंने बताया उनको। और चूँकि हिंदी मीडियम में बहुत कम लोग इतने अच्छे मार्क्स या टॉपर्स हो पाते हैं, तो बच्चों को गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।